वंदे मातरम, सुप्रभातम। 9th क्लास उनकी जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं उनमें आपका स्वागत है। मैं समंदर सिंह आपको हिंदी जो विषय है उसके बारे में बात करूँगा। वैसे 8वीं कक्षा में भी आपको हिंदी पढ़ाता था मैं, और अब 9th की जो हिंदी विषय है वो भी मैं ही ले रहा हूँ। तो अभी जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं, क्योंकि आपके अभी 8वीं के कुछ एग्ज़ाम बाकी थे, सरकार फैसला लेगी नहीं लेगी वो अलग बात है, पर आपको 9th के लिए अब तैयारी करनी है। 8 के आपके एग्ज़ाम अच्छे ही हुए हैं, और अगर एक दो ले लेंगे तो वो भी अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज आपके जो टॉपिक हैं वो है वर्ण। वर्ण के दो भाग होते हैं, आपको पता ही है, स्वर और व्यंजन। स्वर हम कैसे कहते हैं? जिन्हें बिना बाधा के उच्चारित किया जा सकता है, ऐसी ध्वनि वो स्वर कहलाती है। जबकि व्यंजन, उसमें आपको पता है ना, टकराव होता है, जीभ मतलब टकराए, वो कहलाते हैं व्यंजन। तो अब जैसे बाधा उत्पन्न होने व उसके बाद बाधा के हटने से एक विस्फोट के रूप में उच्चारित जो वर्ण होता है वो व्यंजन कहलाता है, और बिना बाधा के जो उच्चारित हो सकता है वो स्वर कहलाता है। अब ये स्वर कौन से होते हैं? 11 होते हैं स्वर। सुना देता हूँ, जैसे अ, आ, फिर ओ। ओ का मतलब आपको बताया ही होगा, जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज। तो इन सब में जो ओ की ध्वनि आती है, ओ मतलब इंग्लिश से, उनके आंग्ल भाषा से ग्रहित स्वर है जो हिंदी में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये विशेष है। फिर आपके ई, उ, ए, आई, ओ, औ, और बस अब हो गए ना 11 स्वर। यही 11 स्वर है जो काम में लिए जाते हैं। अंग और अ यहाँ पर काम में नहीं आएंगे, क्योंकि अ है वो विसर्ग है, अंग है वो अनुस्वार है, तो वो अन्य जगह प्रयुक्त होता है। री को हम व्यंजन में मानते हैं, क्योंकि आजकल र के ऊपर जो छोटी की मात्रा है वो कहलाता है री से ऋषि, और बड़ी की मात्रा है तो री के नीचे आपको बताया था, जैसे कि वो एक जैसे निशान है, जैसे कृपा शब्द है ना, कृपा, उसी के नीचे एक बार और ऐसे मोड़ दें तो वो बड़ी री हो जाएगी। ठीक है, इसलिए उसको व्यंजन में ले लिया, अब वो स्वर में नहीं है। फिर आपके स्वर में भी दो भाग हैं, ह्रस्व, दीर्घ, और एक और कौन सा है बताइए था? प्लुत स्वर। तो ह्रस्व में आपके हैं अ, ई और उ, छोटे जो कम, जिसमें मात्राएं अगर नहीं होती वो कहलाता है इसमें कि अ, ई और उ एक एक मात्राएं होती। और दीर्घ स्वर में आपको बताया था, जैसे आ, ओ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये 8 जो है वो जिन पर मात्राएं लगती है जो दीर्घ है। दीर्घ का मतलब ये है कि लंबा, जिसके उच्चारण में समय लगता है वो है दीर्घ। यहाँ 2 मात्राएं लगती है। फिर एक तीसरा भी है प्लुत स्वर, जो बताया था, इसमें होता है ओ। इसमें क्या होता है? 2 से भी अधिक मात्राएं लगती हैं, क्योंकि इस तरह से वो प्रयुक्त होता है, या उसका उच्चारण इस तरह से होता है कि ऐसा मान सकते हैं कि उसमें 2 से अधिक मात्राएं, इसीलिए उसको हम कैसे बोलते हैं? जैसे आप प्रार्थना वगैरह करते हैं, कहीं भी मंत्र बोलते हैं, तो हर जगह आपने इसका उच्चारण किया है और करेंगे, तो वो होता है ओम। ओम लंबा बोलते हैं ना, इसलिए ये प्लुत है। अब इसमें आपके स्वर को जीभ से मतलब जो उच्चारित किया जाता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, कि कौन से स्वर कहाँ से उच्चारित होते हैं, मतलब कि जीभ के कौन से हिस्से से वो उच्चारित होते हैं। तो जीभ के जो अग्रभाग होता है, जो सबसे आगे वाला, तो उसमें आपके ध्वनि है ई, ए, आई, ये आपके अग्र में आते हैं। मध्य में आपके आते हैं अ, और ओ को भी ले सकते हैं, अ और ओ, ये दोनों है मध्य। और पश्च का मतलब होता है ना, जो पीछे से गले के अंदर से जो ध्वनि आती है, गले से जो ध्वनि का उच्चारण करते हैं, वो इसमें आएगा। इसमें आपके होते हैं उ, ओ, औ और आ। अब उच्चारण कहाँ से होगा? पीछे से होगा ना, मतलब के गले के अंदर से, इसलिए इसको मतलब मानेंगे पश्च में। अग्र, मध्य और पश्च, ये 3 भाग होते हैं। ठीक है, अब अग्र का मतलब बता दिया, जैसे मुंह में आगे से आने वाले स्वर, मुंह के मतलब जीभ के आगे के हिस्से से। और मध्य का मतलब होता है गले के, जो मुंह के मध्य यानी कि जीभ के बीचले
बीच का जो हिस्सा है वहाँ से जो ध्वनि का उच्चारण होता है वो इसमें आएगा। और पश्च कमल होता है गले में, गले के अंदर जो पीछे से स्वर का उच्चारण होता है वो इसमें आएगा। अब है संवृत्त, फिर है अर्ध संवृत्त, फिर है विवृत्त और अर्धविवृत्त। ठीक है, तो बंद मुंह के स्वर होते हैं 4, अर्ध संवृत्त यानी आधे बंद मुंह के स्वर होते हैं 2, विवृत्त कमल होता है खुला यानी कि मुंह खुला रहता है, इससे एक स्वर का उच्चारण होता है, और आधे खुले मुंह के स्वर होते हैं 4। अब कौन कौन से होते हैं वो भी देख लो कि संवृत्त में होते हैं उ और ऊ और ई, ये सब आपके आते हैं। संवृत्त कमल होता है संवृत्त यानी कि बंद मुंह के स्वर, ई, ऊ, तो इस तरह से ये आगे संवृत्त में। असंवृत्त में आपके आते हैं ए और ओ, और अर्धविवृत्त में आते हैं औ, ऐ, अ, ओ, और विवृत्त यानी पूरी तरह से खुला में आता है आ। ठीक है, अब आपके जो ओष्ठ होते हैं ना, ओठ, इनका आकार कैसे होता है या इनसे कैसे वो ध्वनि निकलती है, उस समय आकृति कैसी होती है मुंह की, उसके आधार पर भी होते हैं। जैसे वृत्तामुखी स्वर यानी कि जिसमें मुंह वृत्त की तरह हो जाता है, गोल हो जाता है, तो उसमें होता है ओ, ऊ, ओ और औ। अब इनमें आपने देख लिया ना, वीडियो चल रहा है तो आपने देखा ही होगा कि इसमें मुंह का आकार कैसे होता है। फिर आपके अवृत्तामुखी स्वर जिसमें मुंह के आकृति में फर्क नहीं पड़ता या गोलाकार नहीं होता, वो इसमें आता है। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ, ये सब इसमें आएंगे। फिर है कोमल तालव्य। अब मतलब है ना कि कहाँ से उत्पत्ति हो रही, तो अ, आ और ओ की ध्वनि आंगल से जो लिया गया है वो, तो वो होता है कोमल तालव्य यानी कि तालु के ऊपर के जो भाग होते हैं वहाँ से। फिर तालु क्या मतलब तालु से यानी कि ऊपर जीभ स्पर्श करेगी तब जो सामने स्वर आते हैं वो कहलाते हैं इसमें, जैसे ई और ई। अब यहाँ पर तालु से टकराती है। फिर है ये तालव्य हो गया। फिर है आपके ओष्ठ्य, ओके, ओठ के टकराने से जो आवाज़ आती है या स्वर जो निकलते हैं उनका उच्चारण है तो ऊ, ठीक है। फिर है तालु कंठ्य यानी कि तालु से भी और कंठ यानी कि गले से भी एक साथ जो उच्चारण होते हैं वो है आपके ए, ऐ, ठीक है। और अंत में आपके ओष्ठकांठ्य यानी कि ओठ और गले से, जैसे ओ, उच्चारण तो गले से हुआ लेकिन आकृति ओठ पर। फिर औ, यहाँ भी ऐसी बात है। तो इस तरह से ये आपके था स्वर के बारे में, जो हमारे स्वर वगैरह होते हैं, स्वर का पूरा परिचय वो इसमें आ गया आपके। अगली जो कक्षा होगी उसमें व्यंजन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।